क्या आप हमेशा से यही बनना चाहती थी? देखिए, डॉक्टर बनना तो मेरा सपना था। ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट डे से डॉक्टर ही बनना चाहती थी। Why infertility has become so common these days? क्या हुआ है ऐसा? क्यों ये हम बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है ऐसा? देखिए मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि इट इज नॉट लाइक कि इनफर्टिलिटी आज बहुत ज्यादा हो गया है, बट आजकल बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, आजकल मैम ये थायराइड डिसऑर्डर और पीसीओडी तो जैसे आपने बताया कि एक मेजर कंसर्न है। पीसीओडी इज वेरी कॉमन। जितना हमें लगता है उससे कहीं कॉमन है पीसीओडी। ओके मैम, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी? अगर मैं जनरल भाषा में बात करूं तो पीसीओडी है। इट माइट बी मेनी ट्यूबल फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल इज डेफिनेटली समथिंग। अल्कोहल ड्रिंकिंग फॉर बोथ इज अ प्रॉब्लम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन, जहां हम बात करते हैं फिटनेस, लाइफस्टाइल, वेलनेस, इनोवेशन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी सेंसिटिव है। जनरली लोग इस पे बात नहीं करते और हम देख रहे हैं कि आज के डिजिटल युग में इनफर्टिलिटी एक ऐसा इशू बन चुका है जो काफी तेजी से फैल रहा है। तो क्या इसके कारण है? इसको हम काफी सिंपल और साइंटिफिक तरीके से आज जानेंगे। और जनरली महिलाओं को इसके लिए कई बार परिवारों में जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो क्या ये सही है या क्या रीजंस हैं इसके, और क्या इसके उपाय है जिससे दूर किया जा सकता है इसको? क्या कोई टेक्निक है? अगर हम आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ क्या है, कितना सक्सेसफुल है, किस एज में कपल्स को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आईवीएफ करवाना चाहिए या नहीं? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब आपको इस पॉडकास्ट से मिलेंगे। तो इसके लिए आज हमारे साथ है आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिखा अग्रवाल। सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, बिफोर आई स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि क्या आप हमेशा से यही बनना चाहती थी या फिर देखिए, डॉक्टर बनना तो मेरा सपना था, बट वो इवेंचुअली होता गया धीमे धीमे। ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट डे से डॉक्टर ही बनना चाहती थी। बाकी लोगों की तरह भी मेरे बहुत सारा मन में आता था, कभी ये करना है, कभी वो करना है, बट फाइनली एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। And when I became doctor, I knew I had to be a gynecologist, I had to be an obstetrician and an infertility specialist. तो उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। I was very sure I have to be a gynecologist. Okay, that's nice. तो मैम ये बताइए कि why infertility has become so common these years? क्या हुआ है ऐसा? क्यों ये हम बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है ऐसा? देखिए मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि इट इज नॉट लाइक कि इनफर्टिलिटी आज बहुत ज्यादा हो गया है। अगर हम एज ऑफ मैरिज देखें ना, पहले जो एज ऑफ मैरिज थी पहले हो जाती थी लोगों की, जो फीमेल्स थी वो 20-25 इयर्स में कंसीव कर जाती थी, 25 इयर्स में उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती थी। तो ऐसे कितने लोग थे जो एक्चुअली 30s में कंसीव करना चाहते थे। बट आजकल बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, शादियां लेट हो रही हैं। उसके बाद भी लोग कंसीव करने में टाइम लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ देयर करियर। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं वो मोस्टली एक जो फर्टाइल पीरियड है उनका, जो फर्टाइल विंडो है उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी होती है, उनकी फर्टिलिटी धीमे धीमे कम हो चुकी होती है। तो एज पर से अगर बोला जाए कि इंसिडेंस हम देखें कि एक जनरल पॉपुलेशन में इस एज में फर्टिलिटी कितनी डिक्रीज हुई है, तो वो थोड़ा ही फैक्टर है जो अप डाउन हुआ है, बट इट इज बेसिकली द लाइफ स्टाइल और ये सब चीजें हैं जिसके कारण मैं कहूँगी कि इनफर्टिलिटी में आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड वन मोर थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इलाज आज ज्यादा असेसिबल है पीपल के लिए। पहले इट वॉज मोर लाइक कि अगर यू नो फीमेल अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो रादर देन गिविंग हर ट्रीटमेंट वो औरत बदल लेते थे। नाउ इट इज लाइक दे सीक ट्रीटमेंट, आते हैं डॉक्टर के पास, आते हैं इलाज लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एक पॉपुलेशन होती है पीपल की जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है वो ज्यादा मिल जाती है। आजकल मैम ये थायराइड डिसऑर्डर और पीसीओडी तो जैसे आपने बताया कि एक मेजर कंसर्न है, और पीसीओएस और ये सारी चीजें भी कंसीव करने में
सी पीसीओडी इज वेरी कॉमन, जितना हमें लगता है उससे कहीं कॉमन है पीसीओडी. एंड आई वुड से कि इट इज नॉट लाइक ऑल पीसीओडी पेशेंट्स जो रहते हैं उनको इनफर्टिलिटी का इशू होता है. बट हाँ, डेफिनेटली जो मेरे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स को पीसीओडी रहता है. सो आई वुड से कि all PCOD patients do not end up in infertility, but definitely जो PCOD में सबसे पहले what I suggest to patient is if you have PCOD, complete your family fast. Okay, so age is a very major issue, or you can say a factor in PCOD. अगर आपकी एज कम है तो जो एग्स होते हैं उनका बेसिकली पीसीओडी में क्या होता है, जो ऊपर की लाइनिंग होती है एग्स के ऊपर वो थोड़ी थिक होती जाती है. तो विद एज वो और ज्यादा थिक होगी तो कंसीव करने में और डिफिकल्टी होगी. तो यंग पीसीओडी जो रहता है वो जनरली इलाज को भी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम कंसीव भी कर जाता है. बट हाँ, ओल्ड पीसीओडी है तो समटाइम्स इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. Okay, ma'am, what are the most common causes of infertility? सी अगर मैं जनरल भाषा में बात करूं तो पीपल नो कि पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस, देयर माइट बी मेनी ट्यूबल फैक्टर्स. इसमें ट्यूबरकुलोसिस, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है. देन देयर माइट बी लाइक इन्फेक्शन, टू मच ऑफ इन्फेक्शन अगर कभी भी पेल्विक कैविटी में होता है. एंड देन डेफिनेटली मेल्स में अगर हम बात करें तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ लो स्पर्म काउंट, मोटिलिटी इश्यूज हो सकते हैं. देन मॉर्फोलॉजी भी स्पर्म की कई बार डिफेक्टिव हो सकती है. इट माइट बी हेड डिफेक्ट्स, नेक डिफेक्ट्स, टेल डिफेक्ट्स. एंड स्ट्रेस है एक बहुत ज्यादा जो आजकल के लोगों में देखने को मिलता है. उससे जो सीमेन एनालिसिस होता है, हमारा जो स्पर्म का काउंट होता है वो लो होता जाता है. एंड लाइफस्टाइल डेफिनेटली स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग for both is a problem. Okay, ma'am. So, what are the factors that determine that IVF ही कराना चाहिए पेशेंट? देखिए मैम, अगर समझ लीजिए फर्स्ट थिंग इज एज. अगर एज बहुत ज्यादा हो रही है पेशेंट की एंड आई ऑलरेडी उसका जो एग काउंट है वो कम हो चुका है, शी इज बीन ट्राइंग फ्रॉम मोर देन 1 year एंड शी इज नॉट कंसीविंग, या शी हैज मल्टीपल फैक्टर्स, पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो then she should go for IVF only. या sperm count बहुत ज्यादा low है, so she has to go for IVF. So are there any other treatments before IVF? Yeah, definitely. Nobody wants to go into IVF. और कोई भी आपका infertility specialist सीधे आपको IVF के लिए नहीं बोलेगा. But definitely, see there are like you can have an ovulation study जिसमें with we tell the patient we monitor the follicles, यानी कि हम आपका egg monitor करते हैं when it grows its proper size. Then we ask the couple for a timed intercourse, और we can have IUI जिसमें थोड़ा बहुत जिसमें हमारे percentage of conception बढ़ जाते हैं. And then अगर patient conceive नहीं कर पाता then we can go for IVF. See, generally what I tell my patients is don't go कि आज मैं ये करा लेता हूँ, कल मैं वो करा लेता हूँ, परसों मैं ये करा लेता हूँ. It is let the doctor decide what you need. अगर आपको जो जरूरत है आप वो करवाओगे तो definitely you'll get the result. So it's not like a chain कि पहले OI ट्राई किया, फिर हमने IUI ट्राई किया, फिर IVF ट्राई किया. Get a treatment from a specialist, और आप जो इलाज वो बोल रहा है जो आपके लिए सूटेबल है अगर आप वो करवाएंगे तो डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट. What is IUI? IUI is intrauterine insemination. Okay. इसमें what we do is we do a normal ovulation study. We track the follicles of the patient, and जब वो proper size के हो जाते हैं then we take the semen sample of husband, उसको process करते हैं, उसके जो progressive sperms हैं उनको collect करते हैं, and then we जो semen रहता है, जो हमारा processed sample रहता है, उसको uterus के अंदर by means of a catheter insert कर देते हैं. तो जो कंसेप्शन के चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं. पर से कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन द प्रोग्रेसिव स्पर्म्स, तो आपको एक उसका एडवांटेज मिल जाता है. देन अगर सर्वाइकल एंटीबॉडीज हैं या कुछ और प्रॉब्लम है पेशेंट को, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इश्यूज है पेशेंट्स को, तो वो सॉल्व हो जाता है. तो मैम जैसे मान लीजिए कि आपने एक IVF का साइकिल शुरू किया एंड इफ
if it does not succeed, तो क्या आप फिर से उसको रिपीट कर दिया? हाँ, definitely. गैप के बाद नहीं मैम, ऐसा कुछ गैप की जरूरत नहीं रहती. डिपेंड्स कि अगर एक आईवीएफ साइकिल फेल हो जाती है, see every time if I'm talking about 70% result, so there will be 30% of patients who will not get benefited from that cycle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीअसेस कि हम ऐसा कौन सी चीजें हैं जो हम करें जिससे कि अगर पेशेंट का सक्सेस नहीं हुआ है तो फिर वो अगली साइकिल में सक्सीड कर जाए. ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग कांट बी डन इन द फर्स्ट शॉट. आप पहली बार में ही सारी दुनिया की चीजें उस पर्सन के ऊपर नहीं कर सकते. एंड समटाइम्स इट इज लाइक वी ऑल्सो एंड द पेशेंट ऑल्सो गिव्स herself or himself a try कि ठीक है मैम, मुझे पता है कि आपने मुझे बता दिया है कि 30% मेरा सक्सेस रेट है, बट लेट अस गिव अस अ ट्राई. 30% तो है ना, तो वी कैन गो हेड इन द नेक्स्ट साइकिल इटसेल्फ. अगर फेल हो जाता है तो वी डू सम मोर थिंग्स, वी ट्राई सम मोर प्रोसेसेस and then we do the next cycle. So it is not like कुछ waiting period रहता है. Maybe in the next menstrual cycle only we can go for the second embryo transfer. Or so what are the success rates of IVF? say it depends upon patient to patient, but taking into consideration एक also लिया जाए तो मैम 70 to 80% success rate we can promise. Okay. In my experience, I have seen that through IVF हमेशा twins या तीन बच्चे हो गए. See ma'am, what happens is it depends कि आप कौन सा एम्ब्रियो डाल रहे हो. If it is like you are transferring day 3 embryo, so generally जो लोग day 3 transfers करते हैं वो 2, 3, 4 embryos ऐसे डालते हैं. We are not जो कोई भी एक इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है उसका ये इंटेंशन नहीं रहता है कि उसको 2-3 बच्चे देने होते हैं. वो रीजन ये रहता है कि कोई ना कोई एक एटलीस्ट सक्सेस हो जाए. वी इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस. बट जैसे हम डे 5 डालते हैं तो व्हाट वी डू इज वी जनरली ट्रांसफर 2 एम्ब्रियोज. लास्ट जनरली 2 ही डाले जाते हैं. तो उसका भी ये इंटेंशन रहता है कि एक नहीं लगा तो दूसरा लग जाएगा. बट नाउअडेज जो साइंस है वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है. नाउ इवेंचुअली ऑल ऑफ अस आर मूविंग टुवर्ड्स सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर. हम एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं एंड वी बिलीव कि उसका भी सक्सेस रेट ज्यादा होगा. बट इट इज नॉट ऑलवेज द डॉक्टर जो कहता है कि हाँ हम 2 एम्ब्रियोज डालेंगे. इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स ऑल्सो जिनको ऐसा लगता है कि एक साइकिल चल रही है तो आप 2 डाल दो मैडम, 2 लग गए तो एक बार में काम खत्म हो जाएगा. सो इट्स लाइक दैट. What exactly happens during an IVF cycle? First of all, what we do is after the preliminary reporting and assessment of the patient, we start with injections. Around हम patient को 10 days तक injections देते हैं female को to increase the number of not increase the number but increase the size of the eggs. जनरली क्या होता है कि हर एक ओव्यूलेशन साइकिल में पेशेंट का 1 या 2 एग बड़ा होता है, राइट. विद आवर इंजेक्शंस व्हिच आर हार्मोनल इंजेक्शंस, व्हाट वी डू इज जो उस साइकिल में उसके जितने भी एग्स आते हैं हम सबको बड़ा कर देते हैं. फिर आफ्टर 10 days when the size of the eggs are proper, follicles are proper, we एक हम नीडल होती है जो ट्रांसवेजाइनल रूट से डालते हैं एंड व्हाट वी डू इज वी सक दोस फॉलिकल्स. नाउ द एग्स आर इन आवर डिश, मतलब हमारे पास है. वी टेक द हस्बैंड स्पर्म and what we are doing here is ICSI. इसमें we hold 1 egg and then उसके अंदर हम एक पिपेट के माध्यम से स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं. That is intracytoplasmic sperm injection. साइटोप्लाज्म के अंदर हम स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं. Then we culture those embryos. अब वो एम्ब्रियो बन गया, राइट. Then we are culturing those embryos. 5 days तक हमने उस एम्ब्रियो को कल्चर किया and then we assess. ठीक है, लाइक हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ले जाते हैं एंड देन वी असेस कि कैसा ग्रेड है उसका साइज कैसा है. एंड जो अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज रहते हैं वो फिर फ्रीज इट. ठीक है, देन जो फीमेल रहती है उसको थोड़ा सा हार्मोनल शटडाउन के लिए थोड़ा सा उसको रेस्ट करने देते हैं. फिर नेक्स्ट साइकिल वी अगेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो कि यानी कि हम बच्चेदानी को तैयार करना शुरू करते हैं. जब बच्चेदानी की जो अंदर की परत होती है जहाँ पर बच्चे को छोड़ा जाना है, जब वो बिल्कुल सही हो जाती है, हमारे अकॉर्डिंग होती है, देन ये जो एम्ब्रियोज जो फ्रीज एम्ब्रियोज थे तो 1 या 2 हम बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं एंड देन वी वेट फॉर द रिजल्ट. मैम ये बताइए कि is IVF clearly physically or emotionally challenging for the patient? Yes, definitely.
both physically, emotionally, and economically. Right. It's very challenging. See, we are dealing with patients who are very anxious, very anxious. मतलब कोई भी फर्स्ट टाइम में 6 महीने हुई मेरी शादी को एंड विल नॉट कम टू एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. तो एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जनरली पेशेंट तब आता है जब वो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट को, बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारे मंदिरों में ऑलरेडी जाके आता है. ठीक है, तो इट इज एंड देन टॉकिंग अबाउट कि आपको इंजेक्शंस लग रहे हैं एंड देन दे आर होपफुल. So you're giving patients 70 to 80% chance कि आपका succeed कर जाएगा, right? So they're very hopeful कि वो इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना इलाज करवा रहे हैं, तो they will succeed. And जैसा कि आप जानते होंगे कि IVF is not like people want to tell. अभी भी मतलब वो इलाज ले रहे हैं, वो करवा रहे हैं, बट उसके बाद भी they go and tell their families कि वो कुछ नॉर्मल इलाज करा रहे हैं. They do not want to tell. So it is very emotionally challenging, definitely. Physically, because they have to come to the clinic again and again. एक बार हम एम्ब्रियोज बना रहे हैं, फिर एम्ब्रियोज डाल रहे हैं. So definitely physically and economically तो है. मैम, हाउ डू यू फील जब आपके पास वो खुश पेशेंट्स आते हैं हाथ में बच्चा लेके? देन I always tell my patients कि तुम्हारे नहीं मेरे बच्चे हैं. And I think that is the moment you feel कि हाँ, you are still there, you are still alive. मतलब see what happens is always you do not get always a positive result, or patients are always not very happy with you. तो it is जितना patients के लिए वो emotionally draining होता है, it is for the doctor himself or herself. Because जैसे पेशेंट्स का रिजल्ट तो एक बार आता है ना, हमारा तो रोज आता है वो रिजल्ट. एवरी टाइम वी फील कि हमारा टेस्ट हो रहा है, अब आज रिजल्ट आने वाला है, तो हमारी भी हार्ट बीट्स इतनी ऊपर नीचे होती है जितनी पेशेंट्स की होती हैं. एंड देन टू आंसर दोज पेशेंट्स अगर नेगेटिव रिजल्ट हो जाता है, एंड इट इज वेरी ड्रेनिंग, वेरी ड्रेनिंग एक्चुअली. कितनी बार ऐसा लगता है मुझे खुद से कि बस मैं बंद कर दूंगी, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू. कितने टाइम तक आप इतना स्ट्रेस दोगे? But when you see those smiles, when it is like yeah, कुछ तो सही कर रहे हैं, it is worth all the pain. मैम, एक बात बताइए कि क्या IVF बेबीज उतने ही हेल्दी होते हैं जितने नॉर्मल बेबीज होते हैं? डेफिनेटली मैं आपके थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगी सोसाइटी को कि IVF बेबीज उतने ही हेल्दी होते हैं जितने ही नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है. सी IVF इज अ मेथड ऑफ कंसेप्शन, है ना. आपको कंसीव करने में नहीं कुछ हो पा रहा है, सब प्रॉब्लम इज देयर, वी जस्ट हेल्प यू टू कंसीव. उसके बाद एक बार एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर चला गया तो इट ग्रोज इन योर वूम, जो नेचुरली एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में ग्रो करता है. एंड मैं जो बोल रही हूँ कि टेक दैट असाइड, आप देखो कितने सेलिब्रिटीज हैं जिनके बच्चे और जिन्होंने IVF के थ्रू कंसीव किया है. नीता अंबानी है, उन्होंने IVF के थ्रू कंसीव किया था. ईशा अंबानी है, शी इज एन IVF kid, and I'm not sure, but I think Isha Ambani also took help from via IVF, and then she conceived her kids. And जो पहला IVF बेबी था, it was born in 1978. जो she's still there, she was knee brown, and she's still there. उसका खुद का ही बच्चा हो गया. So प्लीज आप इस बात पर ये बिल्कुल इस बारे में किसी को नहीं सोचना चाहिए कि जो IVF के बच्चे होंगे वो कुछ एबनॉर्मल होंगे या उनमें कुछ अलग प्रॉब्लम्स होंगी. इट इज योर स्पर्म, इट इज योर एग, इट इज योर यूट्रस. इट इज ओनली अ मेथड ऑफ कंसेप्शन, दैट्स इट. मैम, इज देयर एनी लिमिटेशन टू द IVF अटेम्प्ट्स कि it's not like that. But हाँ, definitely blindly तो IVF नहीं लगा सकते हैं. We should see कि अगर हमारे को एक बार अनसक्सेसफुल हुआ है, we should take some more things into account. कुछ और प्रोसेसेस लेकर फिर सेकंड साइकिल या थर्ड साइकिल हम प्लान कर सकते हैं. See, I will not say कि हर पर्सन को 2 साइकिल, 3 साइकिल या 4 साइकिल्स लगती हैं, but there might be few patients who require multiple cycles. एंड कुछ लोग कहते हैं कि IVF सक्सेस नहीं होता है. आई विल नॉट से कि 100% सक्सेस रेट होता है IVF का, बट आई विल डेफिनेटली से कि जो ट्राई करता है उसका 100% रिजल्ट मिल ही जाता है. मतलब नॉट इन द फर्स्ट साइकिल, मे बी इन द सेकंड और थर्ड साइकिल, बट यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट इफ यू कीप ऑन ट्राइंग. जैसे कि आपने बताया कि जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जो कपल्स आते हैं, वो अलग अलग तरह के एंजाइटी, गिल्ट और सोशल प्रेशर को लेके आते हैं, बिकॉज दिस इज द इशू इज वेरी सेंसिटिव. तो फिर
क्या आपके लिए चैलेंजिंग होता है उनको कन्विंस करना? डेफिनेटली बहुत ज्यादा, कुछ पेशेंट्स को तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। सी इन द दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया काफी सारा आजकल पेशेंट जो रहता है वो ऑलरेडी काउंसिल दे के आता है, दे नो व्हाट दे वांट, दे नो हाउ दे हैव टू गो अहेड विद इट, काफी इंफॉर्मेशन लेकर आता है। और बट कुछ पेशेंट होता है उसको एक्चुअली कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। एंड खास तौर से मैं कहूँगी कि पेशेंट से ज्यादा उनके फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करना और भी मुश्किल होता है। पेशेंट्स को कन्विंस होता है तभी वो आपकी क्लिनिक तक आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है भरोसा। पेशेंट को आपको भरोसा दिलाना होता है कि देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, इतना सारा प्रॉब्लम्स के बाद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सो यू हैव टू हैव फेथ इन द मेडिकल सिस्टम टू गो है। तो आपको उनको अपने पॉजिटिव केसेस के बारे में बताना होता है कि हाँ, बिकॉज वंस वी सी कि हाँ मतलब हमारे साथ साथ हमारे जो रिलेटिव थे या हमारे फ्रेंड थे उनको ये परेशानी थी, या कोई और एक रैंडम पेशेंट था जिसको ये परेशानी थी, एंड देन दे कंसीव, तो देन दे गेट मोर होपफुल, दे गेट मोर पॉजिटिव। एंड इट्स बेसिकली एक विश्वास, जब पेशेंट का आपसे आपके ऊपर विश्वास होता है तो वो करवाता है इलाज, एंड अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सीड भी करता है। थैंक यू डॉक्टर शिका फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। जो भी आईवीएफ को लेके हमारे मन में सवाल थे वो आपने सारे दूर किए। बंधन के इस एपिसोड का पर्पस था आईवीएफ को लेके जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। जो हमारी सोसाइटी कई टैबूज को कैरी करती है उसको दूर कर सके। और आई होप कि आपको काफी चीजें समझने में मदद मिली होगी। डॉक्टर शिखा ने हमें बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है। हम चाहते हैं कि अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हमें जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे कई और ऐसे एपिसोड बनाने के लिए। थैंक यू।